स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरीन्स। जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप पूरे हेलोएरीन की या हेलो एल्केन के जितने भी पार्ट मैंने आपको कराए हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आपको वहाँ से बहुत ही ईजिली हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन जो है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, फिजिकल स्टेट ऑफ हेलोएरीन। बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ हेलोएरीन। फिजिकल स्टेट ऑफ हेलोएरीन। आप सभी को पता है कि हेलोएरीन जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और उनके ऊपर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलोएरीन। तो सबसे पहले जो फिजिकल स्टेट होती है वो है इसकी स्टेट। तो स्टेट या फिर फेज कह सकते हैं। तो ऑल हेलोएरीन्स आर लिक्विड इन नेचर। तो ये कैसे होते हैं? लिक्विड इन नेचर होते हैं। लिक्विड इन नेचर ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके स्टूडेंट्स, तो हेलोएरीन में जो फर्स्ट फिजिकल स्टेट है वो है स्टेट इनकी या फिर फेज कह सकते हैं। जो फेज होती है वो कैसी होती है? हेलोएरीन्स की लिक्विड होती है। लिक्विड क्यों होती है? क्योंकि हेलोएरीन्स की जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो हाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हेलोएरीन्स में मॉलिक्यूलर वेट के कारण जो हेलोजन्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर वेट के कारण टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें, देखिए, दैट इज द फ्लोरोएरीन एंड दैट इज क्लोरोएरीन, ब्रोमोएरीन एंड आइडोएरीन। ओके, तो देखिए, अब जब इनका मॉलिक्यूलर वेट जो हो रहा है वो डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है आयोडीन वो प्रोडक्ट टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं। तो टॉप टू बॉटम आने के कारण इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के कारण मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एरीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का सबसे कम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और इसका रीजन हो जाएगा ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज। ओके, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज। तो ये थी बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की और डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोएरीन्स की। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोएरीन। ओके, तो हम लोग अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो दैट इज, लेट्स सी, देखिए, जो एरीन्स होते हैं, मान लीजिए ये रिंग है, इस रिंग में ये वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है ऑर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। तो ये भी पैरा होता है, ये इसके बगल वाला ऑर्थो और इसके बगल वाला मेटा। ओके, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर जब क्लोरीन या हेलोजन, कोई भी हेलोजन लगा हुआ हो तो उसको फिर हम लोग उसी हिसाब से नाम देते हैं। जैसे इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाई हेलोएरीन या फिर ऑर्थो डाई क्लोरोएरीन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से अगर हम लोग Cl लगा दें ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार Cl लगा दें मेटा पोजीशन पर और एक बार Cl लगा दें
पैरा पोजीशन पर। ओके, अब इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे इनकी मेल्टिंग पॉइंट लगभग इक्वल होती है, बट जो पैरा पोजीशन है उस पे इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या है इसका? देखिए, जो पैरा पर जब Cl हम लोग लगाते हैं या कोई भी हैलोजन लगाते हैं तो वो एक सिमेट्रिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए Cl जो है वो ऊपर है या नीचे है, जब हम इसको मतलब अगर कट करके देखेंगे तो Cl जो है आधा ऊपर चला जाएगा और आधा नीचे चला जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है और इसमें भी ऐसा नहीं है, या फिर हम लोग सिमेट्री कह सकते हैं कि एक तरीके से सिमेट्री है इस कंपाउंड में, एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है। तो ज़्यादा जब सिमेट्री होती है तो मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड पैक्ड हो जाते हैं। सिमेट्री होने के कारण, क्लोज पैकिंग होने के कारण उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैरा डाई हेलो एरीन का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस सिमेट्री के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ओके। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है कि जो जितने भी हेलो एरीन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, बट इन जो हाइड्रोजन जो वाटर होता है उसमें इनसॉल्युबल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि H2O में यानी वाटर में जो होता है वो इनसॉल्युबल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। जितने भी हेलो एरीन्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? लाइक ईथर, बेंजीन, टॉल्यूइन, देन xylene, ये जितने भी हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इनमें सॉल्युबल होता है जबकि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और वाटर में इसलिए इनसॉल्युबल होता है क्योंकि जो हेलो एरीन्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती है तो ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। देखिए, जितने भी हेलो एरीन्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो हायर होती है वाटर से। डेंसिटी इज हायर देन वाटर। देखिए बच्चों, जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमने देखा है कि जब वाटर के अंदर हम लोग ऑयल मिलाते हैं तो वाटर के अंदर जब ऑयल मिलाते हैं तो ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर क्या करने लग जाता है? तैरने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। बट अगर उसी वाटर में हम लोग सैंड मिला दें, उसी वाटर में सैंड को मिला दें तो सैंड जो होता है वो नीचे तले पर जो है वो बैठ जाता है। तो वो इसलिए बैठता है क्योंकि सैंड की डेंसिटी जो है वो वाटर से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक ये जो हेलो एरीन्स हैं वो वाटर से ज़्यादा हैवी होते हैं, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। इसलिए जैसे हम इनको वाटर पे मिलाते हैं तो ये तले में जाके बैठ जाते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी हायर होती है वाटर से। ओके, तो ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी हेलो एरीन्स की। द फर्स्ट इज अ स्टेट, सेकंड जो है आपका फर्स्ट है स्टेट, फर्स्ट इज स्टेट, देन सेकंड जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंड थर्ड है सॉल्युबिलिटी, एंड फोर्थ आपका हो जाएगा डेंसिटी। इससे ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हेलो एरीन की हैं भी नहीं और ये इनके अलावा कुछ एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाता। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान लगा के बैठिए।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। तो जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपनी दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट हेलोएरीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं पर बहुत कम दिखाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हेलोएरीन्स नहीं दिखाते हैं। और वो क्यों नहीं दिखाते हैं, उनके कुछ रीजंस हैं। तो पहला रीज़न है, देखिए, फर्स्ट जो रीज़न है इसका वो है ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के कारण न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो हमें रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट होगा तभी इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ना हो तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज या फिर जो रिंग के ऊपर जितने भी चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि रिंग में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, डीलोकलाइज्ड करता रहता है। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं और एक फिक्स्ड पोजीशन पे हमको नहीं मिल पाते हैं। इस कारण से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो हेलोएरीन्स में नहीं होती है। हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट रेजोनेंस के कारण जो है वो हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। तो हम सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं कैसे होते हैं हेलोएरीन्स में। देखिए, फर्स्ट जो रीज़न है वो है ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस जो है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आई थिंक आपको अभी तक सबको बनाने आने चाहिए। ये जो 11th की जीओसी है उसमें बहुत इजीली दे रखा है कि रेजोनेंस कैसे बनाते हैं। देखिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 5 होते हैं मैक्सिमम। ओके, तो देखिए जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर लिया है और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 और 7 के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिंग की तरफ सिचुएट होते हैं। देखिए, आप लोग बोलेंगे कि Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिंग से खींचेंगे। ओके, तो रिंग से खींचने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं रिंग के वो इसकी तरफ शिफ्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। ये प्लस एम इफेक्ट क्या है, दैट इज़ द मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, प्लस एम और नेगेटिव एम। अगर नेगेटिव एम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डीलोकलाइज्ड होंगे, और अगर प्लस एम है तो वो रिंग की तरफ डीलोकलाइज्ड होंगे। यानी यहाँ पर प्लस एम डोमिनेंट हो जाता है माइनस आई से, इसीलिए जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाते हैं। तो Cl के जो लोन पेयर हैं वो रिंग की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, यानी डीलोकलाइज्ड होते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये देखिए, नेक्स्ट हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ये एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, 1 सेकेंड, अगेन देखिए, अगर पहला स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दें, Cl, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे और ये वाला बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा। ओके, तो सेकंड स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, ये एज इट इज़ बॉन्ड रह जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये Cl, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं तो 4 बच जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये है पॉजिटिव चार्ज
और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हम बनाएंगे तो ये वाला यहाँ और ये यहाँ। ओके, तो नेक्स्ट बनेगा आपका ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पर ये इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज, और ये वाला यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो बनेगा ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज और ये लॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट डबल बॉन्ड Cl और ये पॉजिटिव चार्ज। लास्ट जो बनेगा वो देखिए दिस बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा कर के बॉन्ड बना लेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये अगेन जाके Cl ये जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा और यहाँ पर लोन पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ओके, और मैक्सिमम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो हैं वो 5 ही बनते हैं, 5 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। तो देखिए पहला जो स्ट्रक्चर है और फिफ्थ स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट मतलब वैसे सेम है बट इनकी अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए जहाँ बॉन्ड इस साइड था वहाँ यहाँ बॉन्ड इस साइड है। ठीक है, तो ये जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि जितने भी पाई बॉन्ड है रिंग के वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। इस कारण से पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन नहीं बनता है, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक नहीं कर पाता है। फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न देखिए, सेकंड रीज़न ये है कि जो जितने भी हेलो अल्कीन होते हैं, दैट इज़ द हेलो अल्कीन RH एंड ये है हेलो एरीन। ओके, Cl, ये है हेलो एरीन। हेलो अल्कीन जो होते हैं उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, जबकि हेलो एरीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है, तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसका परसेंट कैरेक्टर जो होता है वो होता है 25%। लेकिन जब हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हेलो एरीन में तो इसकी परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 33.33। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिसका एस परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो स्मॉल हो जाती है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने के कारण जो बॉन्ड ब्रेकिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी कैसे हो जाएगी, लो हो जाएगी। देखिए जब परसेंट एस कैरेक्टर हेलो एरीन का ज़्यादा है, देखिए ये है हेलो एरीन, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, दैट इज Cl। तो यहाँ पर आपको पता है इस जगह क्या है, कार्बन है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है C और ये Cl बॉन्ड है। ओके, तो जब यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसका कितना परसेंट एस कैरेक्टर है, 33.33, जो कि हेलो अल्कीन से ज़्यादा है। तो जब एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है C और Cl के बीच वाली ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो डिक्रीज़ होने के कारण देखिए एक तो बड़ी लकड़ी है उसको आप आसानी से तोड़ पाएंगे और छोटी लकड़ी को आपको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो छोटे रूप में आ गई है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ये बॉन्ड लेंथ जब कम हो जाती है तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है और रिएक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है। तो इस कारण से भी क्या है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हेलोएरीन्स में नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं थर्ड में कि इफ़ द percentage character is high then the bond length is small or bond breaking power
is high, then the reactivity of haloarine is low. ओके तो इस रीज़न से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है. ओके नेक्स्ट जो है वो रीज़न क्या है? नेक्स्ट रीज़न है बॉन्ड पोलैरिटी इन CX बॉन्ड. CX बॉन्ड की पोलैरिटी का मतलब क्या है? देखिए हेलो अल्कीन है ये ClRH फॉर एग्जांपल, ये हेलो अल्कीन है और ये हेलो एरीन है Cl. ओके तो यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी से मतलब क्या है कि जो CX बॉन्ड का रिलेशन है ना, तो CX बॉन्ड के रिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किसकी ज़्यादा होती है? यहाँ पर ये हेलो अल्केन की इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि Cl जो होता है वो यहाँ पर मीज़ोमेरिक इफेक्ट दिखा देता है, जिसके कारण यहाँ पर रेजोनेंस हो जाती है, तो बॉन्ड पोलैरिटी नहीं हो पाती. यहाँ पर ये बॉन्ड पोलैरिटी हो जाती है क्योंकि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस कारण से बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होती है, जबकि यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी नहीं प्रेजेंट होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है. ठीक है, तो ये थे रीज़न न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होने के. अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं. हेलो अल्केन से इजी है बट इम्पॉर्टेंट है. चलिए तो देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन. केमिकल रिएक्शंस. ओके तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद NaOH, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जब हम हेलोएरीन की केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग डॉस प्रोसेस भी बोलते हैं. डॉस प्रोसेस, ये डॉस प्रोसेस के नाम से फेमस है. एग्जाम्स में कई बार रिएक्शन ना पूछ के आपसे डॉस प्रोसेस पूछ लिया जाता है, तो आपको बिल्कुल डॉस प्रोसेस में भी ये रिएक्शन करके आनी है. ओके चलिए देखते हैं ये रिएक्शन क्या है. देखिए हम लोग जब हेलोएरीन लेंगे लाइक Cl. ओके इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में होगा. ठीक है, अब हम 623 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज़ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे. तो देखिए बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. तो HCl जो है वो यहाँ से निकल गया है और जो बचा हुआ है वो जुड़ जाएगा. तो ये बेंजीन रिंग और यहाँ पर मैं जोड़ दूँ ONA. ओके तो इसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड. ओके अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन या फिर मैं इस सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, दैट इज ONA. इसका अगर हाइड्रोलाइसिस कराया जाए, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक फॉर्म में तो और HH फॉर्म में, तो NaOH जो है वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है, ये यहाँ से जो Na और यहाँ से OH जो है वो बाहर निकल जाएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा. तो प्रोडक्ट में हमको मिलेगा OH. तो ये क्या बन गया? फिनॉल.
तो इस तरीके से जब हम पहले रिएक्शन, ये डॉस प्रोसेस है और डॉस प्रोसेस में फिनॉल जो है वो फिनॉल को पाने का सबसे अच्छा प्रोसेस है ये डॉस प्रोसेस, जिसमें रिएक्शन करवाते हैं हम कोई भी हेलोएरिन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट द टेम्परेचर 623 केल्विन एंड द प्रेशर इज़ 300 एटमॉस्फेयर। देन द सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होता है और सोडियम फिनॉक्साइड का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करवाते हैं रिएक्शन विथ CuCN, कॉपर साइनाइड विथ CuCN। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं हेलोएरिन या क्लोरोएरिन प्लस उसकी रिएक्शन अगर CuCN से करवाएंगे 473 केल्विन एंड पिरिडिन जो है वो सॉल्वेंट है। ओके, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट कौन सा लिया है। तो PYRIDI यानी पिरिडिन, तो क्या हो जाएगा CuCl जो है कॉपर क्लोराइड निकल जाएगा और CN इस पर अटैच्ड हो जाएगा। बहुत ही इजीली साफ दिखाई दे रहा है। CuCl प्लस इस रिंग के ऊपर CN जो है वो अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड। ओके, अब इसकी एक आपको इम्पॉर्टेंट नोट करना है। देखिए, नोट लगा दीजिए। अगर हम लोग फेनिल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएं वाटर की प्रेजेंस में तो जो हमें बेंजोइक एसिड जो है वो प्राप्त होती है। देखिए, द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेनिल साइनाइड ओके, तो फेनिल साइनाइड हमने बनाया था CuCN की हेल्प से। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये CN जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है। प्लस जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये आपको पता ही है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक होता है। देन इसका H प्लस आयन जो है वो हो जाएगा और यहाँ पर NH3 जो है वो NH3 निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा। ठीक है, NH3 निकला प्लस यहाँ पर बाकी बचा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जुड़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ओके, तो ये है आपका बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से जब हमने फेनिल जो साइनाइड है उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमें बेंजोइक एसिड मिला। लेकिन अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस एट द प्रेजेंस ऑफ बेस करवाएंगे, यहाँ पर तो हमने एसिड मीडियम लिया था, अगर हमने बेस मीडियम लिया तो क्या बनता है। देखिए, हाइड्रोलाइसिस at presence of बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया, फेनिल साइनाइड लिया C ट्रिपल बॉन्ड N, देन H2O और बेस है इसलिए OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। जब एसिड होता है तो H प्लस लेते हैं और बेस होता है तो OH नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CONH2। ठीक है, इसका नाम है बेंजामाइड। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब हम फेनिल साइनाइड की रिएक्शन जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें बेंजोइक एसिड मिलता है, और जब हम बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें बेंजामाइड मिलता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद
अमोनिया। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए Cl लेते हैं हम लोग, हेलोएरीन में Cl ले लिया, प्लस इसकी रिएक्शन NH3 के साथ करवाएंगे तो ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ NH3 एंड ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ हेलोएरीन लेंगे, प्लस कॉपर ऑक्साइड लेंगे। ओके, और ये जो है ये क्या है, गैस है, तो गैस, इस गैस को हाई प्रेशर की ज़रूरत है। दिस गैस नीड्स हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ओके, तो प्रेशर जो है, टेम्परेचर लेंगे 473 केल्विन एंड प्रेशर लेंगे 600 atm। ओके, हाई प्रेशर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CuCl2 का, प्लस H2O निकल जाएगा एंड फॉर्मेशन होगा ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं एनिलीन। यहाँ लिख रही हूँ मैं, एनिलीन। ठीक है, तो ये इससे हमको क्या मिलती है, एनिलीन मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो एनिलीन के फॉर्मेशन के लिए एक और प्रोसेस है। अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cl, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, एक सेकेंड, इस तरीके से, प्लस NaNH2 के साथ करवाएं तो देखिए बहुत ही इजीली दिखाई दे रहा है हमको, एट द प्रेजेंस ऑफ NH3 लिक्विड में, ये सॉल्वेंट है। ओके, तो NaCl जो है यहाँ पर इजीली निकल जाता है और NH2 जो है इसके जुड़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NH2 जुड़ जाएगा एंड प्लस NaCl जो है निकल जाएगा। तो एनिलीन को प्राप्त करने का ये एक और नया मेथड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट जो है हम वो रिडक्शन पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन। रिडक्शन, ओके, रिडक्शन में क्या होता है, साइनाइड लेंगे। ओके, दैट इज द फेनिल साइनाइड या फिर बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको। जब इसका रिडक्शन करवाया जाएगा तो 4 हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत होगी एट द प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस निकल प्लस H2। ये रिडक्शन में हेल्प करता है। ओके, इसमें क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इस साइनाइड में हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और हमें जो रिएजेंट चाहिए होता है वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा, यहाँ पे एक यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो एक बार पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और एक बार पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ओके, तो बेंजीन रिंग बना देते हैं। इसके बाद में CH2 देन NH2, तो ये बन जाएगा फेनिल या फिर फिनाइल मिथेनअमीन, मीथेन अमीन। ठीक है, METHANAMINE। ठीक है, फेनिल मिथेनअमीन बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी हमने हेलो एल्केन में भी की थी, रिएक्शन विद मेटल। तो वहाँ पर आपने वुड्स नाम की रिएक्शन सुनी थी, वुड्स और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखिए, वुड्स का मतलब होता है रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ और फिटिंग का मतलब यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड के साथ है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पर होगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन में यहाँ का मतलब होता है, वुड्स का मतलब होता है हेलो एल्केन और यहाँ फिटिंग का मतलब होता है हेलो एरीन प्रेजेंट है। ओके, तो C2H5
Cl, that is the haloalkane, plus C6H5, that is haloarine, प्लस इसकी रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे, सोडियम के साथ, प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, प्लस C2H5 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, ये जो एक हेलो अल्केन जो है, इथेन जो है, वो इस बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन थी वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन थी। नेक्स्ट जो है फिटिंग रिएक्शन देखते हैं। सेकंड इज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में भी हम लोग क्या लेंगे, देखिए सिंपली है, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na देन प्लस C6H5Cl प्लस Cl C6H5, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ मैं, और ये हो जाएगा ईथर। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से 2NaCl जो है वो निकल जाएगा। ओके, तो 2NaCl निकल गया, और क्या बन गया यहाँ पर, डाइफेनिल बन गई। ये C6H5 और C6H5 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिटिक रिएक्शन है, इसीलिए दोनों तरफ क्या लिया है, हेलो एरीन लिया है, तो ये बन गया आपका डाइफेनिल्स। डाइफेनिल्स, तो ये थी मेटल के रिएक्शन के साथ पहली वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सेकंड है फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें जो रिएक्शन है थर्ड, वो है रिएक्शन विद Mg। अगर हम लोग थर्ड रिएक्शन विद मैग्नीशियम Mg, तो क्या बनेगा, देखिए जब हम लोग C6H5 ब्रोमोएरिन लेंगे प्लस मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एट द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के साथ करवाएंगे, तो C6H5 MgBr जो है वो जुड़ जाएगा, C6H5 MgBr। ओके, ये रिएक्शन हमने पहले भी की है, और इस जो रिएजेंट जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहलाता है, यानी यहाँ पर देखिए कार्बन और जो मेटल होता है उसका डायरेक्ट एडिशन होता है, कार्बन और मेटल डायरेक्ट एडिशन करते हैं तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल बना है इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो और हेलो एरीन की रिएक्शन अगर हम लोग फिर मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे एट द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसी तरीके से अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं एट द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो हमें C6H5 MgCl, ये भी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन ड्राई ईथर के साथ हम ब्रोमो हेलोरीन की कराते हैं, और जब THF लेते हैं तो हम क्लोरो हेलोएरिन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो उल्मान सिंथेसिस है। फोर्थ जो है वो उल्मान सिंथेसिस। ठीक है, ये पहले हम लोग हेलो अल्केन में कर चुके हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, वहाँ से आपको हेलो अल्केन मिल जाएगा। देखिए C6H5 उल्मान सिंथेसिस में क्या लेते थे, कॉपर लेते थे, Cu एट द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या हो जाएगा, CuCl निकल जाएगा, ये जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ओके, तो CuCl2 निकल जाएगा, प्लस डाइफेनिल जो है वो बन जाएगा, लाइक ए फिटिक रिएक्शन। बस फिटिक रिएक्शन में हम लोग सोडियम लेते थे और उल्मान सिंथेसिस में कॉपर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग
ब्रोमो हेलोएरीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाएं एट द प्रेजेंस ऑफ निकेल एल्यूमिनियम अलॉय प्लस अल्कोहल, तो HBr जो है वो निकल जाएगा और बेंजीन रिंग बन जाएगी। HBr प्लस C6H6 यानी बेंजीन रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स। अगर हेलोएरीन्स में सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों तो उसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन एट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो सबसे पहले जैसे लेते हैं अल्कोहल, फिर लेते हैं OH NO2, देन इसके बाद में OH NO2 ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे, एंड लास्ट जो है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ बेंजीन रिंग OH, देन NO2 एंड NO2। ओके, तो जो लास्ट प्रोडक्ट है इसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और अब हम लोग इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से इनकी रिएक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हेलोएरीन में, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो देखिए क्या होता है कि NO2 जो है वो कैसा ग्रुप है, NO2 जो है विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये -m इफेक्ट शो करता है। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए आप कि NO2 जो है वो -m इफेक्ट है और शो करता है और इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ खींचता है। तो क्या करता है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो रिएक्टिविटी है वो किसकी सब्स्टिट्यूएंट लगने पर ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और इसमें हमें टेम्परेचर की ज़रूरत भी जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो बाकी ये -m और +m इफेक्ट जो है वो आप GOC में पढ़ते हैं, 11th क्लास में बहुत अच्छे से दे रखा है, NCERT में भी दे रखा है। और मैं कोशिश करूँगी कि GOC की पूरी वीडियो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में बना के दे सकूँ। अभी थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम हो रही है। बाकी GOC की भी मैं पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, तब उसमें आपको +m और -m बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन। और आपको अगर ये फिर से पूरा चैप्टर मतलब देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने करीबन 7 और 8 पार्ट्स में इनको डिफ्रेंशिएट किया है, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। और आइदर आपके जो नीट और JEE एग्ज़ाम्स जो अब होने वाले हैं वो भी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ठीक है, हैप्पी रहिए और बाय बाय।